नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो के अंदर। तो इसमें हम जो यूपीएससी से अभी 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर हमने इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन है वो सारे के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा जो बी सेक्शन था उसका ये एक क्वेश्चन नंबर 1 था और ये हमारा सेट नंबर ए है जिसका 41 नंबर क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो कहता है भाई जो धान्य कटक जो कहा था जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से किसे एक क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये पूछा गया कि किस क्षेत्र में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था ये हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। ठीक है, तो धान्य कटक जो कि एक नदी के आसपास एक स्तूप के टाइप में एक क्षेत्र बने हुए थे यहाँ पर, तो इस क्षेत्र को वहाँ पर धान्य कटक कहा था। और ये जो हमारे जो सातवाहन थे उनकी राजधानी भी था। तो क्या है भी जो ये आंध्र प्रदेश के जो कौन सा जो टूर जिला है उसके आसपास ये धरणीकोट नामक या धनीकोट नामक युग में इसे विख्यात था। यह अमरावती के जो सन्निकट पर स्थित था। कौन सी नदी थी वह? अमरावती जो नदी थी उस पर उसके किनारे पर यह स्थित था। यह कुछ काल तक सातवाहनों की क्या था राजधानी भी बना रहा था। तो इस नगर की प्रसिद्ध का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी के रूप में था। तो यहाँ पर क्या होता था, व्यापारिक कार्य बहुत होता था क्योंकि ये तो अमरावती जो नदी थी वह समुद्र के काफ़ी पास पड़ती थी, जिसकी वजह से क्या होता था यहाँ पर जो माल ले जाना जाना आसान होता था। यहाँ सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग में की सबसे बड़ी मंडी भी थी। यहाँ पर जैसे अनंतर जो धनी और समृद्ध व्यापारी व्यवसायी यहाँ पर निवास करते थे। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण के अनेक व्यापारिक मार्ग यहाँ से होकर गुजरते थे, जैसा कि हमने देखा था, क्योंकि ये समुद्र के पास पड़ती थी, जिसके कारण यहाँ से गुजरात में भी और इंडोनेशिया में भी और कहीं पर भी अन्य महाद्वीपों पर व्यापार करना काफ़ी आसान होता था। सातवाहन नरेशों का जो काल व्यापारिक वाणिज्य और अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। तो उनका जो काल था वह मुख्यतः इसीलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसका जो व्यापार था वाणिज्य का काफ़ी विस्तारित था तथा इस प्रसिद्धि का कारण ऐसे ही व्यापारिक केंद्र थे। तो इस प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? व्यापार ही था। समृद्ध व्यापार ने स्तूपों व अन्य बौद्धिक स्मारकों का भी यहाँ पर क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन है गांधार। तो गांधार को देखते हैं क्या कहता है गांधार। तो जो गांधार था वह प्राचीन भारत में जो हमारे 16 महाजनपद थे उनमें से एक था। इसके प्रदेश में मुख्य केंद्र जो कि आधुनिक पेशेवर और जो आसपास के इलाका था, यानी जो आजकल हमारा जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर ही हमारा जो गांधार ये क्षेत्र हमारा अवस्थित था। ठीक है, और महाभारत के अंदर जो हम दुर्योधन का जो मामा शकुनी था वह भी गांधार प्रदेश से ही कह सकते हैं संबंधित था। ठीक है, और ये महाजन इसमें जैसे पूर्व पुरुष जो कि आधुनिक पेशवार और तक्षशिला क्या थी इनकी राजधानी थी। तो ये इनकी दो राजधानी थी, एक तो पूर्व पुरुष और एक हमारी कौन सी थी? तक्षशिला इनकी राजधानी थी। इसके बाद में हमारा इस एक ऑप्शन के अंदर कलिंग था। ठीक, तो ये जो कलिंग था ये हमारा क्या था? ये पूर्वी जो हमारा जो गंगा का जो क्षेत्र था उसके आसपास का और गोदावरी का जो क्षेत्र था इसके आसपास ये फैला हुआ था। ये भी क्या था? एक शक्तिशाली एक महाजनपद था। वर्तमान में यह उड़ीसा जो आंध्र कलिंग छत्तीसगढ़ झारखंड बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक यह व्यापक है। और कलिंग की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? तो साली इनकी राजधानी थी। अशोक के 13 अभिलेखों के अनुसार उसने अपने जो राज्याभिषेक में 8 वर्ष बाद कलिंग का इसने युद्ध लड़ा था। तो क्योंकि कलिंग है वो कहीं न कहीं हमारे जो क्या अशोक थे उनसे संबंधित है। कहते हैं अभी जो कलिंग के युद्ध के बाद भी उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और बाद में ही उन्होंने क्या किया था, ये जो युद्ध की नीति छोड़ करके उन्होंने धम्म की नीति अपना ली थी। ठीक है, और कलिंग विजय उनकी क्या थी? आखिरी विजय मानी जाती है, तो कलिंग की जो उनकी विजय थी। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 में मगध दे रखा था। मगध क्या था भाई? प्राचीन भारत में वो भी 16 महाजनपद थे उनमें से एक महान था, जो कि आधुनिक का हमारा जो पटना है यानी जो बिहार है उसके आसपास का ये क्षेत्र था। इसकी जो राजधानी थी जिसको हम गिरिब्रज या फिर जिसको वर्तमान की राजगिरी है वहाँ पर ये स्थित थी। और ये बाद में इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वह बदल करके या स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर ली थी। ठीक है, और मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है हमें? जो अथर्ववेद है उसके अंदर वेद है उसके अंदर हमें इसका मगध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा इसका जो ए हमारा था इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भाई भारत प्राचीन भारत में
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहता है भी स्तूप की संकल्पना मुख्यतः बौद्ध धर्म की संकल्पना थी। मूलतः का मतलब क्या होता है भी इसका जो आधार था, यानी जो बनना ये स्तूप हुए थे वह हमारे बौद्ध धर्म से हुए थे, और इससे पहले किसी भी प्रकार के स्तूप की संरचना की जिक्र हमें नहीं मिलता है। तो ऐसा बात नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्य जो उसके जो शिष्य थे उनसे कहा था भी उनके मरने उपरांत उनके स्तूप बनाए जाए, उनके जो अवशेष हैं उन पर स्तूप बनाए जाए, जैसा कि जो हमारे जो चंद्रगुप्त होते थे उनके शासनकाल में बनाए जाते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था भी इस प्रकार के स्तूपों का निर्माण करवाया जाए। तो हमारा पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। कहता है स्तूप आमतौर पर अवशेषों के और निक्षेपागार होते थे। तो यही बात सही है, यानी जो महापुरुष थे उनके अवशेष बच जाते थे, उसके परिप्रेक्ष्य में या उनकी याद में या उनके ऊपर क्या बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाते थे। बौद्ध परंपरा के जो स्तूप थे वह संकल्पित और साथ साथ के जो अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो हम बिल्कुल जानते हैं जो स्तूप थे वह कहीं के हम जैसे कहते हैं भी ईंटों से बनाए जाते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे, एक मिट्टी का ढेर सा भी बनाया जाता था। तो ये क्या होती थी, एक प्रकार की संरचना ही तो होती थी। जैसे यहाँ पर कोई अवशेष पड़ा तो इसके ऊपर ऐसे स्तूप बना दिया जाता था। ठीक है, तो यही संरचना क्या होती थी। तो इसका जो दूसरा और जो तीसरा कथन है वो सही है। तो केवल दो हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो यही देर का है स्तूप एक हमारा क्या होता है, गोलाकार क्या होते हैं, टीके के आकार की संरचना होती है, जिसका प्रयोग यानी पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। भी माना जाता है कि बौद्ध ये है बौद्ध धर्म प्रार्थना स्थल होते हैं। यहाँ बौद्ध धर्मों की क्या प्रार्थना की जाती है। और जो महापाषाण निर्माण सूत्र में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य किससे कहा था, आनंद से कहते हैं कि मैं मेरी मृत्यु के अवनत में मेरे अवशेषों को उसी प्रकार से स्तूपों में बनाया जाए जिस प्रकार से जो चक्रवर्ती जो राजा थे वो अपने अवशेषों में बनाते थे। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजा के एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा था भी जिस प्रकार से जो चक्रवर्ती राजा थे वह अपने स्तूप बनाते थे उसी प्रकार से मेरे स्तूप भी बनाने थे। ठीक है, स्तूप जैसे समाधि अवशेष व चिता पर स्मृति स्वरूप में निर्मित किए जाते थे। और अर्धचक्राकार, ठीक है, अर्धचक्राकार एक टीला होता था, यानी कुछ इस प्रकार का ये टीला होता था। ठीक है, इसी स्तूप को हम चैत्य भी कहा के अर्थ थे। ठीक है, मौर्य शासनकाल अशोक के काल में लगभग 80,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो मौर्य काल में जो अशोक का काल था उसमें लगभग 84,000 के आसपास स्तूपों का निर्माण कराया गया था। और बौद्ध स्तूप को अन्य समूहों में के लोग साधारणीय भी मानते थे। और बौद्ध स्तूप थे वो संरक्षण हेतु सरकार यानी जो हमारे जो सरकार के कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। कि कहीं ना कहीं यही बात है भी जो ये जो स्तूप थे वो हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इतना ध्यान नहीं दिया, मगर आज़ादी के बाद इन्होंने ध्यान दिया गया और इसी कारण से जो ध्यान न देने की वजह से ये अज्ञात भी बने रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारे इसका जो हमारा सी इसका सॉरी बी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है भी प्राचीन भारतीय संदर्भ में जो ये कौरकई था, पुरहार था और ये मुचेरी था, ये क्या थे। तो ये हमारे क्या थे भी पतन थे और साथ ही साथ राजधानी भी थे। मगर क्या था भी जो इसका जो राइट आंसर वो पतन होगा, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी पीछे थोड़े दिन पहले, लगभग जो 5 या 4 सितंबर के आसपास की न्यूज़ थी 2022 के अंदर। सॉरी, तो उसमें जो हमारा जो कारकोई जो ये जो बंदरगाह था वह हमारा मिला था। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी वो। तो ये हमारे जो द टाइम्स ऑफ इंडिया थी उसकी एक न्यूज़ थी जिसके अंदर कहा था भी हमारा जो ये कारकोई जो बंदरगाह था ये मिला था। जो कारकोई था वह कहीं के जो कैपिटल था किसका, जो पांड्यों का जो कैपिटल था। ठीक है, और जिन्होंने कहीं के यहाँ से यानी जो किंग थे या उनका जो रूल्स वगैरह किया करते थे लगभग 270 BC के आसपास। तो ये इसके अंदर लिख रखा था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन था वह करंट अफेयर से भी संबंधित था। ठीक, तो क्या कहता है जो कौरकई कहीं की राजधानी और व्यापारिक प्रमुख केंद्र था, और जो क्या था प्रारंभिक जो पांड्य थे उनसे ये संबंधित था। ठीक है, और ये क्या था एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था उस समय। यह जो तामिरपाणी कौन सी जो नदी थी, एक जो तामिरापाणी नदी के तट पर समुद्री तट पर स्थित था, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह का निर्माण करता था। और अत्यधिक आवास के कारण पिछले लगभग 2000 वर्षों से यह समुद्र में लगभग 6 किलोमीटर तक यह समुद्र में धंसा हुआ था। और अभी हाल ही के अंदर क्या हुई थी, इसकी खोज की गई थी, जिसके कारण क्या कहा था चर्चा में था, और इस पर यह क्वेश्चन भी बना था। ठीक है, पूर्व हम बंगाल की क्या थी, बंगाल की खाड़ी के साथ स्थित एक बंदरगाह था। कौन सा, तो पुरहम था वह बंगाल की खाड़ी के साथ ये स्थित था। और समुद्री व्यापार की सुविधा के लिए बंदरगाह की जो स्थापना की गई थी, किसके लिए, समुद्री व्यापार के लिए।
जो हमारा जो पुरहार था, जो पुरहार प्राचीन जो हमारा जो तमिलनाडु या जो तमिलकम में सबसे पुराने शहरों में से एक था। यह वर्तमान में जो मलाई द्रुति, कौन सी, जो मलाई द द्रुति के स्थान पर स्थित था। पुरहार एक व्यस्त बंदरगाह माना जाता है और तट पर इसकी जो स्थिति वह पड़ोसी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी के तौर पर इसकी मानी जाती है। और ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से सोने, काली मिर्च, चंदन, मोती इत्यादि का क्या होता था, यहाँ से निर्यात किया जाता था और यहाँ पर आयात भी किया जाता था। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो मैसूरी था, यह क्या था, एक चेरों की क्या थी, राजधानी थी और साथ ही साथ ये भी क्या था, एक प्राचीन बंदरगाह भी था। ठीक है। मालाबार के तट पर यह प्रमुख शहरी केंद्र था और मुजरी का उल्लेख भी कहीं न कहीं इसके आसपास हमें मिलता है। पेरिपल यानी कौन सी, द पेरिसल ऑफ द एरिएशन सी, तो इसकी एक दो बुक थी जिसकी केस मुजरिस थी, उसके इसके अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। और बाडकल तमिल कविता और कई शास्त्रीय स्रोतों में से भी इसका जिक्र हमें मिलता है। वर्तमान समय में हमें जो कोडगुलुर और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में स्थित शहर में का मुख्य भाग भी यहाँ पर माना जाता है। इतिहासकारों और पुरातात्विदों के बीच में मुजरियों का सही स्थान विवादित रहा है भी। इसका जो सही स्थान है वो क्या था, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, मगर क्या है, ये क्या था, एक प्रकार का बंदरगाह था जो चेरों की राजधानी था। ठीक है। तो ये हमारा इसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, यानी हमारी पीडीएफ को। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगम कविता में, कौन सी ये जो क्या नाम था, वट्टिक्रुतल प्रथा को संदर्भित करता है या स्पष्ट करता है, किसको, जो हमारे जो वट्टुकृतल था। वट्टु, तो इसमें क्या होता था, जो हमारे जो राजा होते थे वो क्या करते थे, मृत्यु उपरांत उपवास करते थे। यानी कहीं कहीं जब राजा क्या करते थे, हार जाते थे किसी से, तो क्या करते थे, वो एक मृत्यु तक अपना उपवास करते थे। और कई बार तो क्या होता था, उसके जो सहयोगी थे वो भी साथ मिल करके इस प्रकार का उपवास किया करते थे। ठीक है। तो कहीं कहीं एक सामूहिक प्रकार का ये अनुष्ठान था। क्या कहते हैं, युद्ध में पराजित राजा स्मारक अनुष्ठान का क्या करते हैं, अनुष्ठानिक मृत्यु का कारण था। तो आंसर नंबर डी इसका सबसे राइट आंसर होता है। ठीक है। तो हमारा जो ये वट्टू कतरल जिसको कहते हैं वट्टी क्रुतल, जिसको एक वड़ी क्रुतल भी नाम से जाना जाता है, वड़ी क्रुतल के नाम से भी जाना जाता था। कहते थे वे मृत्यु तक उपवास का एक तमिल अनुष्ठान था जो संगम युग के दौरान विशेष रूप से व्यापक था। तमिल राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उत्तर की ओर मुंह करके, किसकी ओर, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर करके अपनी मृत्यु तक उपवास किया करते थे। और यह तमिल जो एक प्रकार की जो मार्शल आर्ट भी है, जिसको नाम क्या जाता है, नोनपू नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह मुख्य तरह से अकेले और कहीं कहीं जो बंदी जो राजा होता था के समर्थकों के साथ सामूहिक रूप से ये राज्य किया जाता था। तो हम कह सकते हैं, तो ये था एक प्रकार का एक स्वाभिमान टाइप का प्रतिष्ठान था। यानी जो व्यक्ति था उसको अपनी छाती, ठीक तो जो व्यक्ति था उसको अपने प्रतिष्ठान के तौर पर इसको एक प्रकार से यानी बनाया जाता था। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है, एक तो हमारे होयसल दे रखा है, फिर जो गढ़वाल दे रखा है, काकतीय और यादव। तो पूछा गया उपयोगों में से किन साम्राज्यों में अपने राज्य जो 8वीं सदी ईस्वी में क्या किए थे, स्थापित किए थे। 8वीं सदी कौन सी होती है, जो हमारी लगभग हम कह सकते हैं जो 701 से लेकर लगभग 799 तक का जो समय था वह लगभग कौन सी थी, 8वीं सदी के आसपास थी। ठीक है। तो पहले इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। पहला होयसल था, उसका जो शासनकाल था वह लगभग 1026 से लगभग 1343 के आसपास ये शासनकाल माना जाता है। ठीक है। और प्राचीन दक्षिण भारत के का एक हमारा क्या था, राजवंश था। और नृत्यकाम द्वितीय होलसेल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो कौन था इसका जो संस्थापक था, नृत्यकाम द्वितीय था इसका काल शासनकाल था, जिसने 1026 से 1047 के आसपास इसने शासन किया था, जिसने कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र पर शासन किया था। जो इसकी जो राजधानी थी, पहले इसकी राजधानी कौन सी थी, बेलूर थी, फिर उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित दिए होल बिंदु के नाम से, हाले बिंदु पर हो गई थी। होल से राजा का काल कला और स्थापत्य के उनते के लिए विख्यात माना जाता है। तो उनका जो काल था वह कहेंगे स्थापत्य कला और साथ ही साथ उनकी जो कला थी उनके लिए काफ़ी विख्यात है। होयसल राजा ने मंदिर के निर्माण की एक नई शैली विकसित की थी,
ठीक है। और इन मंदिरों का जो निर्माण था भवन के समान ऊंचे ठोस चबूतरे पर इनका निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर जो मंदिर बनाए जाते थे उनका जो ऊंचे जो ठोस चबूतरे थे उन पर इनका निर्माण किया जाता था। और चबूतरे और दीवारों पर हाथियों, अश्वियों और हंसों इत्यादि जो राक्षस है या इस प्रकार की जो आकृतियाँ बनाई जाती थी, अन्य उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। होयसल का प्राचीन मंदिर सर्वाधिक माना जाता है। तो होयलेश्वर का जो मंदिर है हमारा, सॉरी, होयलेश्वर का जो मंदिर था वह सबसे सर्वाधिक माना जाता है, जिसका जो निर्माण था वह किसने कराया था? विष्णुवर्धन के शासनकाल के इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सा? जो होयलेश्वर का जो मंदिर था। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो बनता है जो गढ़वाल है, ठीक है, जो गढ़वाल का जो शासनकाल था वह लगभग 1089 से लेकर 1197 के आसपास का ये काल रहता। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में एक राजपूत शक्ति था। उन्होंने उत्तर और बिहार के जो हमारा जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है और बिहार का क्षेत्र है, इस पर इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वाराणसी इनकी राजधानी थी। ठीक है। और इस राजवंश के जो पहले शासक थे जिनका नाम था चंद्रदेव, इनके जो थे उनके इनके शासक नाम मानते थे। और जो कुलचेरी के पतन के बाद उन्होंने 1090 में संप्रभु राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। तो एक साल बाद जो कुलचेरी था उनके जो संप्रभुता यानी उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार करने के अधीनता को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने 1090 के अंदर इसकी स्थापना की थी। और चंद्रदेव ने जो प्रतिहार राज्य को हरा करके किन्नौज को अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो इसने कहा था, इन्होंने किसको हराया था? प्रतिहारों को हरा कर गए। ठीक है। फिर जो हमारा कन्नौज था जो उस क्षेत्र का सबसे काफ़ी उन्नत क्षेत्र माना जाता था। और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो भी काफ़ी लिए चर्चा में रहता है, या काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक ठीक। तो इन्होंने क्या किया था? फिर मान लो जो गोविंद चंद्र के पुत्र जिसका नाम विजय चंद्र था, जो कि 1156 से 1170 के आसपास जो गढ़वाल साम्राज्य था उसको क्या किया था? सुरक्षित किया था, कहीं के कह सकते हैं। फिर इनके शासनकाल के अंदर जो गढ़वाल साम्राज्य था वह काफ़ी उन्नत में था। उनके बाद में आए थे जयचंद आए थे, जिसको बाद में हमारे जो काफ़ी चर्चा में जिनका जो युद्ध हुआ था इनका एक तुर्कों के साथ हुआ था। ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी ये जो चंद्रावल के युद्ध के लिए काफ़ी फेमस थे। ठीक है। तो ये उनका जो अंतिम शक्तिशाली शासक था। और दिल्ली विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी उनके जयचंद के आक्रमण का जो एक जो हमारी जो इनका जो आक्रमण हुआ था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इन्होंने आक्रमण किया था। कब किया था? 1193 ईस्वी के आसपास किया था, जहाँ पर ये कौन सा था? चंद्रावार का युद्ध भी हुआ था। किसके अंदर? जो चंद्रावार हमारे कौन से थे? जयचंद थे। और दूसरे हमारे कौन थे? जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक थे और मोहम्मद गौरी थे। ठीक है। जिसके अंदर हमारे जो जयचंद थे वह पराजित हुए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और जयचंद ने देवगिरी के यादव, गुजरात और सोलंकी और तुर्कियों को भी कई बार इन्होंने हराया था। और अपने विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक कौन सा राजस्व यज्ञ भी इन्होंने करवाया था। और उनके जो राज्य कवि संस्कृति के प्रयाक्त कवि भी माने जाते हैं। तो उनके जो राज्य कवि कौन से थे? श्री हर्ष इनके एक राज्य कवि थे जो काफ़ी प्रचलित थे। ठीक है। और शासनकाल ने एक दो नेत्र दिया कि इसमें जो रचना की गई इनके द्वारा श्री हर्ष के द्वारा, जिसका नाम था नेश ध्रिय चरित्र, और एक था खंडन खाद्य की इन्होंने रचना की थी। इल्तुतमिश ने जो इल्तुतमिश था इसने ये आकर यहाँ पर जो गढ़वाल क्षेत्र था इसके ऊपर स्थायी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। तो इससे पहले युद्ध हुए थे मगर स्थायी शासन था उसकी स्थापना नहीं हुई थी। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। एक हमारा तो इसके बाद में जो काकतीय वंश था जो हमारा 1163 से 1323 के आसपास रहता है। तो ये जो वृक्ष था हमारा जो तेलुगु वंश था, कौन सा? हमारा जो तेलुगु वंश से संबंधित था, जो कि 12वीं से 14वीं सदी के बीच में वर्तमान भारत में पूर्वी दक्कन ट्रैप में ये क्या करता था? शासन किया गया था। तो उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? ओरोगुल्लू उनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक। और जो गणपति देव थे जो 1199 से 1200 शासन किया था, उन्होंने काकतीय भूमि का काफ़ी विस्तार किया था। कहीं कहीं जो गणपति देव थे ये काकतीय वंश के सबसे हम कह सकते हैं भी उत्कृष्ट या फिर एक योग्य राष्ट्र थे यानी राजा थे। ठीक है। और गणपति देव के बाद उनकी जो बहन थी, जिनका पुत्र सॉरी उनकी जो पुत्री दिन के जिनका था रुमदा देवी। ठीक है। तो रुमदा देवी ने यहाँ पर शासन किया था, जो है क्योंकि यहाँ पर शासन महिला ने भी किया था तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भारतीय इतिहास की कुछ रानियों में से एक थी। और जो मार्को पोलो थे जो कि 1289 से 1293 के अंदर भारत आए थे, उन्होंने भी हमारी जो रुद्रमा देवी थी उनके शासनकाल का वर्णन किया था। ठीक है। काकतीय के बारे में अधिकांश जो जानकारी थी वह हमें शिलालेखों से प्राप्त होती है, जिसमें लगभग 1000 पत्थरों के शिलालेख और 12 ताम्र शिलालेख यहाँ पर क्या है? शामिल है। इनमें अधिकांश जो शिलालेख थे वो धर्म से संबंधित थे।
ठीक है। तो किससे? धर्म से संबंधित थे। और इसमें जैसे हिंदू मंदिरों को दान दिए जाने के बारे में चर्चा मिलती है। और काकतीय शासकों ने अपने पूर्वजों को दुर्जय नाम और महान प्रमुख शासकों के रूप में भी उल्लेखित किया था। तो अपने पूर्वज थे उनको दुर्जय नाम दिया जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है तो काकतीय संदर्भ में दुर्जय किनको कहा जाता था? तो वे उनके पूर्वज थे उनको वह दुर्जय कहा करते थे। इसके बाद में हमारा जो यादव वंश आता है, ठीक है, तो जिसको हम सेवला के नाम से, वे सवुना के नाम से या फिर देवगिरी के यादव के नाम से भी जानते हैं। इनका जो शासन काल था इनके बारे में काफ़ी मतभेद है। एक कहते हैं इसमें 1860 के आसपास इसका शासन काल था। कोई इतिहासकार बोलते हैं भी इसका जो शासन काल था वह 1187 से 1317 के आसपास इसका शासन काल था, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से जो इस डिबेट से बचने के लिए यूपीएससी ने केवल 8वीं शताब्दी इसके अंदर लिखा है, ठीक है, कोई सन नहीं दिया ताकि कोई विवाद न हो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये हमारा मध्यकालीन भारतीय राजवंश था जिसने अपने चरम पर उत्तर में नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी तक फैले एक साम्राज्य पर उन्होंने शासन किया था। उनकी राजधानी कौन सी? सेनहर। और बाद में कौन सी? देवगिरी उनकी राजधानी बनी थी। और मराठी में 14वीं शताब्दी में राजवंश के शिलालेखों के प्रमुख भाषा के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कौन सी इनकी भाषा थी? मराठी इनकी मूलतः भाषा थी, मगर बाद में इनकी कुछ भाषा थी जैसे कन्नड़ थी और संस्कृत भाषा थी, उनके अंदर भी हमें इनके जो उल्लेख देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो यादव वंश था वह लगभग इस शासन काल तक फैला हुआ था। और कहीं ना कहीं इनके जो शासन था वह उत्तरी नर्मदा तक है और तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो हमें ये बताना है ये वाली जो लिखी हुई है ये जो स्टोरीज, सॉरी एक बार इसका हमने आंसर नहीं देखा था, तो इसका जो आंसर है वो होता है डी, यानी कोई भी इसका सही नहीं है, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्त ये कोई विल्हण के द्वारा लिखी गई। इसके बाद हमीर महाकाव्य ये जो नंदचर्य सूर्य के द्वारा लिखी गई थी। मिलिंद पन्ह ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई थी। और नीति वाक्यमित्र और ये हमारे जो सामदेव सूर्य थे उनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें पूछा गया कौन सा हमारा सही सुमलित है? तो इसमें जो केवल दो है, कौन सा? एक तो हमारा ये, ठीक है, हमीर कहा कहते हैं ये नया चंद्र सूर्य के द्वारा लिखी गई थी। और एक हमारा था जो नीति वाक्य मित्र, ये भी हमारी शाम सूर्य के द्वारा लिखी गई थी। तो ये दो हमारे सही है, जबकि ये जो देवचंद्रपुरी थी ये और हमारा जो मिलिंद पंतर ये जो नागार्जुन नहीं, ये नागसेन है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो पूछा गया सही, तो इसके केवल दो सही हैं, तो राइट आंसर होता है बी। चलिए देखते हैं। जो देवी चंद्रगुप्त थी वो एक संस्कृति यानी जो भाषा का एक राजनीतिक नाटक है, जो किसके द्वारा? जो हमारे जो विशाखादत्त थे उनके द्वारा लिखा गया था। और विशाखादत्त का एक और महत्वपूर्ण नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इनका एक महत्वपूर्ण जो नाटक था जिनके लिए हम इनको जानते हैं, ठीक है। और इस जो ये नाटक था जो कि देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक लिखा गया था, इसके अंदर जो रामगुप्त और अपनी बेटी थी जिसका नाम क्या था? ध्रुव देवी को घेरने पर जो शासकों और शत्रुओं को सौंपने का इन्होंने फैसला किया था। और रामगुप्त का जो छोटा भाई जिसको चंद्रगुप्त था, रानी के वेश में शत्रु के शिविर में प्रवेश कर गया और शत्रुओं का उन्होंने शासन कर लिया था। तो हम कह सकते हैं भी जो इन्होंने एक चाल चली थी जिसके तहत इन्होंने कहा था जो उनकी जो पुत्री थी उनको उन्होंने उनको सौंपने का क्या किया था? एक प्रकार से प्रस्ताव मान लिया था भी हम अपनी जो पुत्री थी वो उनको सौंप देंगे। मगर ऐसा क्या हो, उनका जो छोटा भाई था जिनका नाम चंद्रगुप्त था, उन्होंने क्या किया था? रानी के भेष में वहाँ पर चले गए और उन्होंने क्या किया था? वहाँ पर जो शत्रु थे जिन्होंने इन पर आक्रमण किया था उनका उन्होंने नाश कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे जो देवी चंद्रगुप्तम थे इनके अंदर ये सारी बात कही गई है। उसके बाद में जो हमीर महाकाव्य था वो कि जैन धर्म में हमारे जो नया चंद्र सूर्य, किसके द्वारा? जो नया चंद्र हमारे सूर्य थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। और ये हमारे जो एक कहते हैं जैन, जो हमारे जैन विद्वान थे, ठीक है। और ये भी हमारा क्या था? एक संस्कृति नाटक था। इसने रणथंभौर के महान शासक जिसका नाम था हम्मीरदेव के साम्राज्य का विस्तार का इन्होंने क्या किया था? वर्णन इसके अंदर किया गया था, ठीक है। और नया चंद्र सूर्य ने इस महाकाव्य में जैतर सिंह व उससे पहले का जो रणथंभौर था शासकों को भी जो जिसको सारांश रूप में इन्होंने वर्णन किया था, कहीं न कहीं इन्हीं के बारे में इसके अंदर लिखा गया था, ठीक है। और चौहान का जो मूल निवास स्थान इस महाकाव्य में उल्लेख नहीं किया गया। तो चौहान जो कि पृथ्वीराज चौहान थे उनका भी जिक्र हमें इसके अंदर मिलता है, मगर इनका जो मूल निवास क्या था उनके बारे में यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? इसके अंदर जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में हमारे हमारी जो मल्ली हनंदर है, सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं, यही है ना हमारा, ठीक है, जो मलिदपन है,
जो मलिद पन्ह थे या जो मतलब पढ़न के नाम से भी जानते हैं, एक जो कहते हैं पाली भाषा का क्या है एक रचित बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, तो ये किसका था? पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ था, जिसके जो रचनाकार में लगभग 100 ईस्वी पूर्व बाद एक तो बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम नागसेन था, और एक तो भारतीय यूनानी शासक थे जिनका नाम था क्या? मलिंद थे। उनके बीच में ये क्या था? वार्तालाप थी। तो कहीं न कहीं ये एक धर्म का एक क्या था? एक प्रकार से विवाद था, जिनके अंदर प्रश्न वगैरह किए गए थे, यानी जो उन्होंने अपने धर्म के बाद में कहीं न कहीं हम कह सकते हैं भी जिस प्रकार से बहस कह सकते हैं, उस प्रकार से ये थी। ठीक है, तो इसमें अंदर कुछ जो विषय रखे गए थे जिसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, जैसे पुनर्धर्म की जो कथा थी, जो जिस प्रकार से जो बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्धर्म की कथा थी और जो यूनानी शासक जिस पुनर्धर्म कथा को मानते थे, उनके बीच में उन्होंने विचार हुआ था। तो ये कुछ थे। ठीक है, तो जिसके अंदर ये इनके अंदर इन्होंने विचार किया गया था, यानी इनके विचार डिबेट इनके अंदर किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये नागसेन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो जिसको जो नीति वाक्य मित्र, ये तो ये रचनाकार ग्रंथ थे। कौन थे इसके? जो महेंद्र गिरी थे, उनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम क्या था? सामदेव सूरी। और जो नामदेव थे, जो नेमदेव थे, उनके क्या थे? वे शिष्य थे, जिसको सामदेव सूरी थे, उनके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और ये ग्रंथ जो बम्बई में मैंने दिसंबर जैन ग्रंथशाला में टीका के रूप में प्रस्तावित है। तो ये भी क्या था? एक प्रकार से जो जैन धर्म की जो कथाएं थी उन्हीं से संबंधित ये ग्रंथ था, जो किसके द्वारा? जो सामदेव सूरी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका भी जो राइट आंसर होता है हमारा बी, इसका राइट आंसर होता है। अगला ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है भी आत्मा केवल जंतुओं और पादपों में नहीं, पादपों में तक ही यानी जो जीवन की संपदा नहीं है, यानी यहाँ तक के सीमित नहीं है, बल्कि ये शिलाओं, प्रवाहितों और जलधाराओं और वह अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में भी यह देखने को मिलती है, जिन्हें अन्य धार्मिक व संप्रदाय में जीवित मानते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर है? तो ये सारी की सारी जो बात कही गई है हमारी, ये सारी की सारी कही थी हमारी जैन जो परंपरा है उसी के अंदर ये बात कही गई है। बाकी जो सारे के सारे हैं वो कहीं कहीं आत्मा को अनश्वर नहीं मानते या व्यक्तियों को मानते हैं। ठीक है, तो मगर जैन धर्म जो परंपरा थी उसके अंदर हमें ये माना गया था, जो जैन धर्म थी उसके अंदर कहा था भी जो आत्मा है वो केवल केवल जीवितों के अंदर नहीं, जो मृत प्राणी होते हैं जैसे पृथ्वी है, जल है, पहाड़ है, पौधे हैं, उनके अंदर भी ये आत्माएं का विद्यमान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं हमारी जो ये तो कुछ बौद्ध धर्म के जो कुछ है सिद्धांत है। ठीक है, जो ये हमारे बौद्ध धर्म के, ये कुछ जैन धर्म के हमारे सिद्धांत हैं। तो बौद्ध धर्म के अंदर जिसको बोलते हैं प्रत्यय सुतिपात। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसके अंदर कोई भी घटना ऐसी थी जो कि दूसरी घटना से के कारण का घटित होती है। ठीक है, तो ये घटना क्या, इसमें क्या था भी एक घटना दूसरी घटना से रिलेटेड होती थी। ये बौद्ध धर्म के अंदर जिसको नाम क्या था? प्रत्यय सिद्धांत के नाम से जाना गया था। ठीक है, और प्राणियों के लिए इसका अर्थ यह था भी कई यानी कर्म और ताकत, यानी कर्म के अनुसार जो संसार का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि सब कुछ है वो क्या है? अनंत है, यानी अनंत है, यानी बिना आत्मा के होता है। यानी आप कर्म अच्छे करके आप इस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक उसके बाद में जो क्षणिकवाद था। ठीक है, और यह दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, यानी एक प्रकार का जो क्षण मात्र है जो कि नश्वर है, और कुछ भी यहाँ पर क्या है? स्थायी नहीं है। ठीक है, परंतु वैदिक में इनसे क्या थे? जो वैदिक थे वो मानते थे भी जैसे संसार है वो यानी किसी के द्वारा बसाया गया है। उसके बाद में इन्होंने जो आत्मावाद, यानी जो आत्मा का अर्थ यानी मैं में होता है, किंतु प्राणी शरीर और मन से बना होता है। तो इन्होंने जो आत्मा का तो किससे? मैं से बना होता है, इसमें स्थापित नहीं किया था, यानी इसने जो स्थायित्व था इसका, आत्मा की स्थायित्व का बात इन्होंने नहीं की थी। और क्षण क्षण बदलाव होता रहता है, तो जो आत्मा थी उनमें बदलाव होता रहता है। इसलिए मैं अर्थात आत्मा नाम का कोई भी एक स्थायी चिन्ह नहीं है, यानी स्थायी निवास की बात जो बौद्ध धर्म ने नहीं की थी। ठीक है, सॉरी। इसके बाद में अनिश्वरवाद आता था, जिसमें भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के दुख और सुख के लिए कर्म को जिम्मेवार बनाया था। तो इस जो व्यवहार थे उसको अनिश्वरवाद बताया था। और ईश्वर और महाब्राह्मण नहीं है, तो इसके अंदर जो ईश्वर की जो सब सारी कल्पना थी उनको इन्होंने क्या किया था? कहीं नकारा था। ठीक है, और अन्य वो जो बौद्ध ग्रंथ ने सर्वोच्च सत्य को क्या कहा था? आणविक कहा था। बोधिस्तव 10 जो परमाणुओं का यानी पूर्ण पालन करने वाला बोधिस्तव कहलाता है। जो एक बोधिस्तव था, बोधिस्तव था क्या था? जो हमारी जो बौद्ध धर्म की जो पूरी जो परंपरा थी, जो 10 हमारी जो परंपराओं थी, ठीक है, यानी जो प्रतिमाओं थी, उनका अगर पूर्णतः पालन कर लेता तो उसको बोधिस्तव के नाम से जाना जाता है। बोधिस्तव 10 बलों या भूमियों जिसके अंदर थे मुद्रित, विला, दीप्ति। ठीक है, तो ये 10 थे, इनका अगर पालन करके वह बुद्ध बन सकता है या बुद्ध कहलाता है। ठीक है,
और जो जैन धर्म था उसके अंदर अहिंसा का हमने क्या कहता है, परम धर्म इसके अंदर माना था। इसमें जीव जीना चाहते हैं, इसके अंदर ये बात कही थी, और मरना कोई नहीं चाहता है। अतः इस धर्म ने जो प्राणिवध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश दिया था, किसका, जो प्राणिवध था उसका जो यानी उसको किसी भी हालत में प्राणिवध नहीं करना है, यानी इसने अहिंसा को बहुत ही दृढ़ता से पालन करने की बात कही थी। केवल प्राणियों का वध ही नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले असत्य भाषण को भी हिंसा के रूप में माना था। यानी ऐसे भाषण जो किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, जैन धर्म में उन्हें भी क्या माना था, एक प्रकार का हिंसा का रूप ही माना था। इसलिए विकारों पर विजय पाना, इंद्रियों का दमन करना और अपनी समस्त वृत्तियों को संकुचित करने के लिए जैन ग्रंथ थे वह सच्ची अहिंसा बताते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में भी जीवन की बात करते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म है वो पृथ्वी, वायु, इनके अंदर भी यानी जीवन की बात करते हैं। अतः पृथ्वी इत्यादि विकेंद्रित जीवों हिंसा का भी इस धर्म में निषेध है। यानी आप किसी प्रकार से जो हमारे जो ये जैसे पेड़ वगैरह काटने हैं, तो इसके भी क्या करता है, ये विरोध करता है, या इसको भी हिंसा की श्रेणी के अंदर रखता है। जैन धर्म का दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है कर्म। ठीक है, जो कि महावीर ने बार बार कहा था। ठीक है और जैसा अच्छा बुरा कर्म होता है, उसके फलस्वरूप ही जो व्यक्ति है उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, तथा मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर सकता है, क्या कर सकता है भी, यानी जो यानी अपने कर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चाहे जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, और कुछ भी वह भाग्य पर नहीं, वह अपने कर्म पर ये सारा प्रधान होता है। जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना है। ठीक है, इसी के बाद में जो हमारे जो शिव संप्रदाय थे उसके अंदर हमने देखा था, तो इस प्रकार के जैसे हमारे जो पशुपात थे, और उसके बाद में जो हमारे जो संप्रदाय, जो इसको एक इससे जैसे संप्रदाय जैसे पशुपत, ये क्या होते थे, पशुपत संप्रदाय शिव धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय थे। इसके संस्थापक कौन थे, हमारे जो जिसको बोलते हैं लव कुशिल माने जाते हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जो पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को जो पांचेर्थ कहा जाता है, क्या कहता है, पांचेर्थ कहा जाता है। और इस मत का जो सैद्धांतिक ग्रंथ है कौन सा है, जो पाशुपत सूत्र भी माना जाता है। जो काल्पिक संप्रदाय में ईश्वर देव जो कौन सा थे, भैरव के नाम से जानते थे। तो काल्पिक अंतर जो हमारे जो ईश्वर थे उनको भैरव के नाम से जाना गया था। ये संप्रदाय प्रमुख रूप से तो केंद्र सेना के नाम से जाना गया था। ठीक है, इसके बाद में जो कालमुख जो संप्रदाय था, उनके जो अनुयायियों को जो शिव पुराण और महावर्त भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के जो लोग नर पकाल में भोजन करते हैं। ठीक है, और जल और रसापान भी करते हैं, और शरीर की जो चिंताओं पर भ्रम मलते हैं, एक प्रकार से भ्रम मतलब यानी भभूति मलते हैं। ठीक है, एक उसके बाद में जो लिंगायत होते हैं वो कहते हैं भी, जब भगवान शिव के जो लिंग की जो पूजा करते हैं, ठीक है, और उसी की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको उन्होंने लिंगायत के रूप में वर्णित किया है। फिर हमारा था इसके अंदर चौथे ऑप्शन के अंदर वैष्णव संप्रदाय था। तो इस संप्रदाय में जो लोग थे विष्णु और कृष्ण और राम की पूजा किया करते थे। ठीक है, और इस उपासना में इस प्रकार थे। इसमें जैसे श्री संप्रदाय था, तो श्री संप्रदाय में क्या होता था, भी इस संप्रदाय की जो स्थापना थी दक्षिण भारत में की गई थी। ठीक है, और भारतीय दर्शन में के महान विद्वान जिसको रामानुज ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, श्री संप्रदाय की। यह संप्रदाय दक्षिण भारत के जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, और वे ललाट के खास प्रकार के टीका पर लगे होते थे। इसके बाद में जो वल्लभाचार्य और चैत्य संप्रदाय भी इसके अंतर्गत आता है। ये दोनों संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय थे, और जो वल्लभाचार्य संप्रदाय की स्थापना एक तेलुगु ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था, वल्लभ ने की थी, और उन्होंने शिष्यों ने संसार के सुखों को त्यागने से मना कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या था भी, जो संसारिक सुख है उनसे किसी प्रकार के आपको यानी एक प्रकार से कहते हैं दरकिनार नहीं करना है, आप जो संसारी सुख भोग सकते हैं। और चैत्य के अनुसार साधारणतः विनती जीवन व्यतीत करते थे, और ईश्वर की आराधना के लिए भक्ति संगीत गाते थे और नृत्य भी करते थे। उसके बाद जो रामनंदी थे, रामनंदी इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, और जो रामनंदी मुख्य रूप से उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र में फैले हुए थे। और इस संप्रदाय के हमारा जो ये जो संप्रदाय था, लोग मुख्य रूप से विष्णु के अवतार के राम की आराधना मानते थे, और इसी जाति के जो लोग थे इस संप्रदाय में शामिल थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था हमारा वो था बी, हमारा इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो चारों हमने संप्रदाय भी देख लिए थे। तो अगला कहता है हमारा जो विजयनगर साम्राज्य में साम्राज्य, इसमें से किसी एक शासक ने
तुलभद्रा जो नदी थी उस पर विशाल बांध का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी उसके शासनकाल पर वहाँ पर पानी की काफ़ी कमी रही होगी। और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर तक की लंबी उसने नहर बनवाई थी। और ये जिसको हम और यह कुल्या का भी उन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये जो राजा थे वे कौन थे, तो ये जो राजा थे वे हमारे जो देवराय प्रथम थे। इनके शासनकाल के अंदर इन्होंने एक नहर बनाई थी, लगभग 28 किलोमीटर के आसपास की जो नहर थी, इन्होंने इतनी लंबी एक नहर बनवाई थी। और साथ ही साथ नहर के आसपास इन्होंने छोटे छोटे कुल्ले भी, यानी जो कुंड, यानी जो इस प्रकार से एक प्रकार से जो पानी स्टोर करने के लिए इस प्रकार के कुल्ला भी बनाए थे। ठीक है, जो अधिशेष पानी के होने के कारण इसके अंदर स्टोर हो जाए और कमी होने के कारण इनसे हम पानी को निकाल पाए। ठीक है, तो ये किसने किया था, हमारा देवराय प्रथम ने किया था। तो हमारे जो देवराय प्रथम थे वे विजयनगर साम्राज्य जो हमारा उनका जो शासनकाल था वह 1406 से 1422 के आसपास था। का शासनकाल छोटा था मगर काफ़ी, यानी कह सकते हैं भी एक प्रकार से उत्कृष्ट टाइप का शासन था। और विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था वो जो हरिहर राय द्वितीय राय जो हमारे जो थे वो द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच में सिंहासन को लेकर विवाद हुआ था। और देवराय प्रथम अंततः क्या होते उनमें विजयी हुए थे। वह एक बहुत ही क्या थे, सक्षम शासक थे। और उन्होंने अपने सैन्य कारखानों, अपने राज्य में सिंचाई कार्यों के लिए कई कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। उसने घुड़सवार सेना के में सुधार करने के लिए जो विजयनगर सेना का आधुनिकीकरण भी उन्होंने किया था। ठीक है, और साथ साथ इतावली यात्रा, कौन से जो इतालवी का जो यात्री थे जिसका नाम था निकोला निकोलो कॉन्टी थे, जो कि 420 के आसपास विजयनगर आया था। उसने भी कहा था तो इस शहर में तो 90,000 पुरुष हथियार उठाने के लिए योग्य थे। तो हम कह सकते हैं भी स्थायी सेना अगर न भी हो तो जो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था इसके लिए। ठीक है, और जो उनके जो राजा भारत के सभी राजाओं की तुलना में क्या थे, अधिक शक्तिशाली थे। देवराय प्रथम कन्नड़ साहित्य और वास्तुकला के क्या थे, संरक्षक थे। तो कौन सी जो कन्नड़ थी उसके क्या थे, संरक्षक भी थे। ठीक है, और मथुरा के एक प्रसिद्ध जैन कवि ने उनके दरबार में थे और उन्हें कन्नड़ और 15वें जैन तीर्थकर के रूप में भी के जीवन में, जिसको बोलते हैं धर्मनाथ पुराण और श्रवण बेगोला और गौतमेश्वर की स्तुति के लिए कविता लिखी थी। और प्रसिद्ध राजे राम मंदिर और दक्कन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में जो था हमारा जो मल्लिकार्जुन राय था, हम जो दूसरा इसको बोलते हैं मल्लिकार्जुन दिखाता है, जो कि ये राय था जिसको हम देवराय तृतीय के नाम से भी जानते थे। इनका जो शासनकाल था वह लगभग 1446-1465 के आसपास इनका शासनकाल था। और ये संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य का कहीं न कहीं एक प्रकार से एक सम्राट थे। ठीक है, और इसको जैसे मल्लिकार्जुन एक कमजोर और कहीं के भ्रष्ट शासक था, जिसकी वजह से हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। और जो हमारा जो बहमनी साम्राज्य जो कि 1450 में विजयनगर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और उनकी जो राजधानी के करीब उनके अंतर्गत आ गया था। तो जबकि हमारा जो देवराय तृतीय था उसके दहम पर पूर्णतः बहम साम्राज्य ने इन पर कब्जा नहीं किया था, जबकि इनकी राजधानी के करीब तक ये आ गया था। इसके बाद में वीर बुक थे, जो हमारे जो बुक राय जो हमारे तो कौन से थे, तृतीय थे। ठीक है, तो इनका जो शासन काल था वह 1371 से 1326 के आस 1426 के आसपास माना जाता है। और ये भी क्या थे, जो हमारे राष्ट्र विजय जो राजवंश के विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। और जो विजय बुक राय देव प्रथम के कहीं द्वितीय के क्या थे, पुत्र थे। और 1422 में विजयनगर साम्राज्य के राजा के रूप में स्थापित उन्होंने हुए थे। ठीक है, और अपने भाई जिसका रामचंद्र राय के उत्तराधिकारी बने थे, मगर वो भी क्या थे, इतने क्या थे, सक्षम शासक नहीं थे। ठीक है, तो इनके अंदर कुछ ऐसी महान उपलब्धि इनकी नहीं थी जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में थे जिसको विराक्ष राय द्वितीय, तो जिनका जो शासनकाल था वह 1465 से 1485 के आसपास का शासनकाल था। जो संगम राजवंश जो हमारा जो विजयनगर था उन्हीं के क्या थे ये। तो विजयनगर था वह कई शासकों का था, जैसे हमारे इसके अंदर जो संगम था, बहमनी साम्राज्य था, तो इस प्रकार के कई साम्राज्य उनके अंदर धीरे धीरे बने थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है, और जो 1465 में वीरक्ष राय द्वितीय ने अपने जो चाचा था जिसका क्या नाम था, जो हमने पहले चर्चा कर दी, मल्लिकार्जुन राय। ठीक है, तो उनसे उन्होंने शासन लिया था और वह भी एक प्रकार से जो भ्रष्ट था और इसमें और किसी प्रकार का उसके अंदर योग्यता नहीं थी। और उसके खिलाफ उनके साथ जो दुश्मन थे उनके खिलाफ लगातार हारते गए थे और कहीं न कहीं उससे वहाँ पर साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ठीक,
तो अगला क्या कहता है अभी सॉरी, मुगल कालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने, जो हमारा जो दियो था, ठीक है, दियो ने पुर्तगालियों पे स्तूप कर दिया था, यानी दियो था वो उस पुर्तगालियों को दे दिया था। तो ये थे हमारे जो बहादुर शाह थे, ठीक है, इन्होंने दिया था। हमें ये भी पता है बहादुर शाह को जो पुर्तगालियों ने जो समुद्र में डबो करके मार दिया था, या फिर उनकी लाश को वहाँ पर फेंक दिया गया था, तो ये वही थे, ठीक है। तो बहादुर शाह ने इन्होंने क्या किया था, अभी पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ने के कारण इनके साथ इन्होंने संधि की थी। एक बार तो क्या था, इन्होंने किसी प्रकार के जो मना कर दिया था, मगर जो दिल्ली का जिस प्रकार से दिल्ली का जैसे प्रेशर बढ़ता गया था, जिसकी वजह से इन्होंने भागकर पुर्तगालियों के पास चले गए थे। इसी पर पक्ष में पुर्तगालियों ने इनके साथ संधि की थी, और संधि से कहीं कहीं धोखे से उनको क्या कर दिया था, नदी में फेंक दिया था, सॉरी समुद्र में फेंक दिया था, जो कि अरब सागर के आसपास था, ठीक है। तो वहाँ पर उनको फेंक दिया था, जिनकी वजह से मृत्यु हो गई थी, या उनको मारने के बाद इनको समुद्र में फेंक दिया था। तो हमारा जो 1469 के आसपास मोहम्मद शाह ने 13 वर्ष की आयु में गुजरात का सल्तनत की गद्दी संभाली थी। जो हमारे जो मोहम्मद शाह थे, ये सॉरी याद है मोहम्मद शाह, सॉरी ये मोहम्मद शाह। तो इन्होंने क्या किया था, 13 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था, गद्दी संभाली थी। मोहम्मद शाह ने जब चरमन और गिरनार जूनागढ़ किले को जीता था, तो उन्होंने क्या किया था, बेगोड़ का नाम जो और उपाधि थी उन्होंने धारण कर ली थी। तो ये जो हमारे सॉरी जो मोहम्मद गौड़ा ये थे, ठीक है। तो इन्होंने इनको जो हमारा जो ये जो शासनकाल था, उन्हें जीतने के बाद इन्होंने जो किसको, चंपानेर को जीता था और गिरनार को जीता था। उनको जीतने के बाद इन्होंने बेगाड़ की जो उपाधि थी वो धारण कर ली थी, और 52 वर्ष के लंबे शासनकाल में जो महगौड़ बुढ़ाते हुए गुजरात के सल्तनत के रूप में, यानी सल्तनत थी, उसको काफ़ी यानी उन्नति पर पहुंचाया था। महमद जो गोडानी के उत्तराधिकारी कौन थे, हमारे जो ससमुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय थे, ठीक है, जो कि हमारे डी ऑप्शन था। इस वक्त तक जो गुजरात में पुर्तगालियों का दखल काफ़ी बढ़ गया था, और जो दीव की लड़ाई में पुर्तगालियों को कहीं के जो मामूल के हार हुई थी, तो कहीं के जो इसके साथ जो पुर्तगाली थी उनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और वो क्या चाहते थे, बिना रोक टोक का व्यापार होना चाहिए थे। और 1554 के शुरुआत में पुर्तगाली जो जनरल कौन से अल्फिसो डी अल्बुर्क, जो द्वीप आयरलैंड पर एक किला बनाना चाहते थे, जिसकी अनुमति लेने के लिए वह मोहम्मद जो बेगोड़ा थे, उनके जो पुत्र थे कौन से, मोहम्मद शाह के पास आए थे, जिन्होंने उनसे उनके पास इजाज़त लेने आए थे, मगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो वह वहाँ से वापस लौट गए थे। मगर अभी तक उन पुर्तगालियों की शक्ति इतनी विस्तारित नहीं होती कि वह प्रत्यक्ष रूप से इनसे लड़ाई मोल से ले सके। इसके बाद में हमारे जो एक सेकंड, ठीक है, तो इसके बाद में हमने चर्चा नहीं, चलो कुतुबुद्दीन बादशाह, ठीक है, कुतुबुद्दीन बहादुर शाह, जिन्हीं को बहादुर शाह के नाम से जानते थे, वो सिकंदर शाह का क्या था, छोटा भाई था, जिसको जो मोहम्मद बेगोड़ा था उसने क्या कहता है, शासन में संभाला था। तो जिसको इसका जो उत्तराधिकारी था वह सिकंदर था, ठीक है, और उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम बहादुर शाह था। तो सिकंदर क्योंकि राजा थे, उनके बीच में जो सिंहासन था उनके लेकर संघर्ष चलते रहते थे। तो बहादुर शाह क्या हुआ था भी, इसी मृत्यु के डर से क्या हुआ था, वह दिल्ली चला गया था भाग करके, ठीक है। उस टाइम क्या होता था, पानीपत के अंदर युद्ध चल रहा था, इब्राहिम लोदी और दूसरे कौन थे, आप थोड़ा कमेंट में बताना, ठीक है। तो उनके बीच में क्या था, ये युद्ध चल रहा था, जिनके अंदर चला गया था, पर उन्होंने किसी प्रकार का प्रत्यक्ष इसके अंदर भाग नहीं रहा था। मगर जब उनके अंदर जब मोहम्मद बेगौड़ा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह वापस क्या गए थे, गुजरात आ गए थे, ठीक है। तो गुजरात आने के बाद उन्होंने क्या किया था वहाँ पर क्योंकि उनके साथ ही साथ उनके जो सिकंदर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, तो जिसके कारण जो उनका जो एक गुलाम था, उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर जो उन्होंने एक उनका जो पुत्र था, जिनके वयु केवल 13 वर्ष थे, उसको शासन पर बिठा दिया था, खुद शासन करता था। इस परिप्रेक्ष्य में बहादुर शाह ने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने वो शासन उन्होंने संभाल लिया था। मगर धीरे धीरे उन्होंने क्या था, शासन के अंदर जैसे उन्होंने क्या किया था, एक 1532 था उसके आसपास उन्होंने कहा था, जो सरहंदी पर जो सरहंदी था उसको बंदी बना लिया था, ठीक है, और रायसेन पर अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, तो दिल्ली का जो शासक था हुमायूं था, उसके साथ उसकी दुश्मनी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता, जो जो दिल्ली था उसने क्या किया था, फिर बाद में गुजरात पर आक्रमण किया था, और इससे बचने के लिए, ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था, ये सारे का सारा हुआ था, जिसके परिप्रेक्ष्य में क्या था, भी पुर्तगालियों के ने क्या किया था, इन पर जो जैसे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, उन्हीं के साथ उन्होंने संधि कर ली थी, जिसकी वजह से उनको धोखे से मार दिया था। और लगभग जो 14 फरवरी 1937 को पुर्तगालियों ने धोखे से उनकी हत्या करती थी, उनकी जो लाश थी वो अरब सागर के अंदर फेंक दी थी। और ये जब पढ़ते हैं, तो जब हिस्ट्री के अंदर हम बोर होने लगते हैं, तो यही वाली लाइन होती है जहाँ से आकर हमें थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन ईजी के श्रेणी के अंदर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कहता है हमारा भी निम्नलिखित में से कौन सा जो एक्ट था वह बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में क्या करता है, अधिग्रहित करता है, यानी कहीं कहीं उसको स्थापित करता है। तो ये हमारा एक्ट था, हमारा जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत किया गया था। जबकि जो हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहीं कहीं क्या कर दिया था, यानी नियंत्रित कर दिया गया था। फिर उसके बाद में जो हमारे इसके अंदर जो हमारे बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, फिर हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट आया जो कि हमारा तो लगभग आया था हमारा 1784 के आसपास आया था। ठीक है, फिर 1893 का चार्टर एक्ट आया था जिसके अंदर क्या हुआ था, हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी शक्तियों को थोड़ा और बढ़ा दिया गया था, उनके निर्णय को और ज़्यादा कर दिया गया था। तो यही किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा कंपनी कंपनी के जो प्रशासनिक थे और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया गई थी, मान्यता दे दी गई थी और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई थी। और इस अधिनियम के तहत जो बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया था, बना दिया गया था। और जो लॉर्ड वार्न हेस्टिंग थे वह प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ठीक है, और इस अधिनियम के अंदर एक कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर एक उच्चतम न्यायालय ने जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी भी स्थापना की गई थी। ठीक है, एक हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट था जो हमने देखा था 1784 के अंदर का आया था। ये क्या था, हमारे जो ब्रिटिश का एक संशोधन अधिनियम था 1781, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में अस्तित्व में आया था और इस अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से निकाय का गठन किया गया था और प्रथम द्विवेक शासन का भी आरंभ यहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो नियंत्रण बोर्ड थी इसका स्थापना कर दी गई थी और इसके जो कंपनी थी उसके वाणिज्यिक और कहीं के जो कार्य थे उनको जो प्रशासनिक कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए थे। और जो हमारा उसके बाद में जो 93 का जो एक्ट आया था उसके अंदर क्या हुआ था, इसकी जो नियंत्रण बोर्ड थी उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया था। तो क्या था इसके अंदर जो चार्टर था, ये हमारा जो 93 का चार्टर था उसने 20 वर्षों के लिए जो कंपनी का जो एकाधिकार था वह फिर से बढ़ा दिया था और कहीं ना कहीं उसका जो लाभांश था उसको 10% की अनुमति दे दी गई थी। अब जो अपना जो प्रॉफिट है वो 10% आप रख सकते हैं और गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दे दिए गए थे और वह कुछ परिस्थितियों के अंदर परिषद का जो निर्णय था उसको अब रद्द भी कर सकता था। और नियंत्रण बोर्ड की जो संरचना थी उसमें भी बदलाव किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य कनिष्ठ जो सदस्य थे उनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि अनिवार्य रूप से प्रेस परिषद से यानी जो प्रिंसिपल जो सदस्य थे उनके होना जरूरी नहीं था। कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी थी और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें इस्तीफा देना माना जाएगा। तो कोई कंपनी का जो अधिकारी था वह बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकता था। अगला जो हमारा जो चार्टर अधिनियम 1833 का आया था, इसके तहत तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में मान्यता दे दी थी। इसने सभी नागरिक वैसे ने यानी जो नागरिक थे उनको जो सॉरी ये लिखा भी जिसमें सभी जो नागरिक थे वह जो सैन्य शक्तियाँ थी वह सारी की सारी क्या थी इसके अंदर निहित थी। और हमारे जो लॉर्ड विलियम बेंटिन थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और उन्होंने जो मद्रास थे, सॉरी ये मुद्रा लिखा गया, मद्रास और जो मुंबई का जो गवर्नर था उनके क्या कर दी गई थी, विधायियाँ थी वह सीमित कर दी गई थी, यानी कि उनकी जो शक्तियाँ थी उनसे उनको वंचित कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक न्यायिकाय के रूप में जाने जाने की वाली गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया था। और चार्टर जो एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली परीक्षा थी उसका भी एक प्रयास किया गया था। ठीक है, तो फाइनली नहीं किया गया था, एक प्रयास किया गया था खुली प्रतियोगिता के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।